Hello friends, welcome to EduTap. So today we are starting with the 8th lecture of CA IIB on the go series for the subject BRBL. And our agenda will be Negotiable Instruments Act 1881. अब ध्यान से सुनिए कि ये जो टॉपिक है इसके लिए हम लोग 2 लेक्चर लेंगे। आज पहला, फिर नेक्स्ट हम लोग का दूसरा लेक्चर हो जाएगा। और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। 100% क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा बिकॉज बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है ये। ऐसे आप प्लेन रीडिंग करोगे ना तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। मैं एकदम बढ़िया से केस स्टडीज एग्जांपल्स के थ्रू से समझाऊंगा जिससे कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो लेकर प्रभु का नाम, आइए चर्चा शुरू करें। नाउ बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी इंफॉर्म यू कि एड्यूटैप ने बहुत एफर्ट्स लेकर आप लोगों के लिए कुछ फ्री मटेरियल्स तैयार किए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से एक ऐसा पेज खुल जाएगा। नाउ दीज ई बुक्स कंटेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस विद आंसर की, प्रैक्टिस एमसीक्यू एंड डिटेल्ड सिलेबस। करना क्या है, यू जस्ट नीड टू फिल योर क्रेडेंशियल्स एंड टिक इन दिस चेक बॉक्स। तो ये ई बुक डाउनलोड हो जाएगा और एकदम मौज मस्ती से पढ़िए। फर्दर हम लोग कुछ कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। सर बातें बहुत हो गई, अब आप पढ़ाना शुरू कीजिए। तो आपका हुक्म सर आंखों पे, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं मानूंगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये पूरे देश पे अप्लाई करता है। दिस एक्ट वाज मेड इन द ईयर 1881 और इसे लागू किया गया था 1882 में। टोटल कितने सेक्शंस हैं? 150। क्या ये ऑल 150 सेक्शंस हमें पढ़ाए जाएंगे? नहीं, जितना दरकार है, जितना आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा। सर आप हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ा रहे हो, तो आइडियली तो सबसे पहले आप नेगोशिएबल का मतलब समझाइए, फिर आप इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताइए, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जिस तरीके से हम पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं ना, आपको वैसा ही करना है। आप अपना बुद्धि मत लगाइए बिकॉज वी आर मोर इंटेलिजेंट देन यू। ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसे मैं मानूंगा, तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं। तो नेगोशिएबल का डिक्शनरी मीनिंग होता है ट्रांसफरेबल। नेगोशिएबल मीन ट्रांसफरेबल। अब ट्रांसफर करने के दो मोड्स हैं, पहला मियर डिलीवरी और दूसरा साइन एंड डिलीवरी। लाइक उदाहरण के तौर पे अगर मेरे पास 10, 20, 50, 100, 200, 500 का अगर नोट है, वो मैं अगर आपको दे दूं तो ये मियर डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? हाँ, मैंने सिर्फ डिलीवरी किया आपको। लेकिन चेक अगर मैं ऐसे ही आपको दे दूं तो क्या उसे मैं ट्रांसफर मान सकता हूं? नहीं, मुझे साइन करके देना होगा। तो पहला मोड है मियर डिलीवरी, जिसे हम बियरर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, और दूसरा है साइन एंड डिलीवरी, ये आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स कहलाया जाता है। तो नेगोशिएबल इंडिकेट्स ट्रांसफरेबल, इट हैज टू मोड्स, बियरर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेगोशिएबल का मतलब तो क्लियर हुआ। अब इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू अ राइट इज क्रिएटेड, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू अ राइट इज क्रिएटेड एंड कैन बी ट्रांसफर्ड टू अदर पर्सन। तो कुल मिला के कितने कीवर्ड्स हुए? 3, डॉक्यूमेंट, राइट, ट्रांसफर्ड। लाइक ₹100 का एक नोट है, विल आई कंसिडर इट एज डॉक्यूमेंट? हाँ, अब उस नोट में देखा करो लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹100। तो यहां राइट स्टैब्लिश हो गई और इसे ट्रांसफर किया जा ही सकता है थ्रू मियर डिलीवरी। नाउ रीड इट अगेन कि इंस्ट्रूमेंट इज एनी डॉक्यूमेंट थ्रू विच अ राइट इज क्रिएटेड एंड कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। So negotiable means transferable
और इंस्ट्रूमेंट में डॉक्यूमेंट राइट और ट्रांसफरेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये जो एक्ट हमें पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें केवल 3 इंस्ट्रूमेंट की ही चर्चा होगी। प्रॉमिसरी नोट, चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर हम लोग तो पेमेंट यूपीआई के थ्रू भी करते हैं, उसके बारे में यहां पर कोई बात नहीं होनी है क्या? नहीं सर, ये एक्ट 1881 में बनाया गया था। क्या आज के डेट में इसका कोई भी रेलेवेंस है? डेफिनेटली है। क्या आज बिजनेसमैन चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी यूज होता है, प्रॉमिसरी नोट का भी यूज होता है। हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं कि जिस लेवल का रेलेवेंस इसका 1881 में था, उस लेवल का रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस आज के डेट में नहीं है। बिकॉज बहुत सारे मोड आज के डेट में आ चुके हैं, लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, ये सब है ना। तो यहां पर देखो, मैंने इस पर्टिकुलर एक्ट का एक बेस, एक फाउंडेशन आप लोग के दिमाग में बैठा दिया है कि नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल विच कैन बी डन थ्रू मियर डिलीवरी, बियरर इंस्ट्रूमेंट्स और साइन एंड डिलीवरी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट डॉक्यूमेंट राइट ट्रांसफरेबिलिटी, और इसमें 3 चीजों की बात होगी, प्रोमिसरी नोट, चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। अब आज के क्लास में हम ये प्रोमिसरी नोट तो पूरा का पूरा समझ लेंगे, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंप्लीट डिस्कशन नहीं होगा। तो दिस विल बी फुल्ली कंप्लीटेड, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज लगभग समझ लो 30-40% पढ़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक एकदम हम लोग बढ़िया से समझना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो आइए प्रोमिसरी नोट से चर्चा शुरू करें। It is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to a specific person or to their order or to the bearer of the instrument। बाप रे बाप, क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। सर एग्जाम्पल के हेल्प से आपको समझाना होगा, ठीक है। लीजिए, एक सेलर ने 5 लाख रुपया का माल बेचा, तो क्या इसे 5 लाख का पेमेंट करना होगा? हाँ, बायर को तो 5 लाख रुपए देने होंगे। नाउ दिस बायर मेक्स अ प्रोमिसरी नोट। तो प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? बायर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इस प्रोमिसरी नोट में एक डेट मेंशन्ड है, सो इट शुड बी डेटेड। फिर इसमें स्टैंपिंग भी की जाती है, तो इट शुड बी स्टैम्प्ड। सो टिल नाउ we came to know कि promissory note is made by the buyer, it must be dated, it must be stamped। अब इस लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना होगा। बायर लिख रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे। कौन प्रॉमिस कर रहा है? बायर। तो अगर आपको इंग्लिश की थोड़ी भी जानकारी है ना, तो दिस आई प्रॉमिस टू पे से हमें यह समझ में आया कि हियर फर्स्ट लैंग्वेज इज गेटिंग यूज्ड। आई प्रॉमिस टू पे, तो पहला लैंग्वेज यूज हो रहा है। कितने रुपए? 5 लाख। किसे देगा? सेलर को। तो बायर इज प्रॉमिसिंग टू पे 5 लाख टू सेलर और ऑर्डर। और ऑर्डर का क्या मतलब है? तो या तो बायर विल गिव द मनी टू सेलर, या फिर सेलर जिसे ऑर्डर कहे, या फिर सेलर जिसे ऑर्डर करे उसे पेमेंट कर दीजिएगा। तो बायर इज प्रॉमिसिंग टू पे 5 लाख टू सेलर और ऑर्डर 3 months फ्रॉम नाउ।
तो 12/12/2018 में हम 3 महीने अगर जोड़ दिए जाए तो कितना आया? 12 मार्च 2019। अगर ये 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ना लिखा रहता, then this instrument is required to be paid on 12 December 2018। मैं फिर से बोलता हूं सर, ये कंसेप्ट आप इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज मैं अगर हड़बड़ी करूंगा तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। सेलर ने 5 लाख का माल बेचा है, तो बायर को 5 लाख रुपए पेमेंट करने हैं। तो बायर इज मेकिंग द प्रोमिसरी नोट, यही तो प्रोमिसरी नोट बना रहा है ना। तो बायर की सिग्नेचर होगी इसमें, इट मस्ट बी डेटेड, प्रोमिसरी नोट मस्ट बी स्टैम्प। फिर लैंग्वेज क्या है कि बायर प्रॉमिस टू पे 5 लाख टू द सेलर, मतलब सेलर का भी नाम होगा, या फिर सेलर जिसे ऑर्डर करे उसे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कब करना है? 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, मतलब 12 दिसंबर 2018 में 3 मंथ्स अगर जोड़ दिए जाए तो आ रहा है 12 मार्च 2019। यही तो है ना, जनवरी फरवरी मार्च। अगर ये 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ना लिखा रहता, देन दिस इंस्ट्रूमेंट इज पेबल ऑन 12 दिसंबर 2018। देखिए, एक्सप्लेनेशन में वही सारी बातें रिपीट होंगी। आई प्रॉमिस टू पे है तो लैंग्वेज यूज फर्स्ट पर्सन, सेलर का नाम हम लिखेंगे, बायर किसे पैसे देगा, या तो सेलर को और टू द वन whom seller endorses in the negotiation chain। सर व्हाट डज इट मीन? हमारे एग्जाम्पल में सेलर है, समझ लो मिस्टर ए। तो बायर ने प्रोमिसरी नोट बनाकर मिस्टर ए को दिया। अब अगर मिस्टर ए चाहे तो इसे एंडोर्स या ट्रांसफर कर सकता है ना टू मिस्टर बी, और मिस्टर बी अगर चाहे तो इसे एंडोर्स कर सकता है टू मिस्टर सी, ऐसे सी ट्रांसफर कर सकता है टू मिस्टर डी, डी चाहे तो मिस्टर ई। इसलिए बोला जा रहा है कि बायर पेज द मनी टू सेलर, या तो मिस्टर ए को दो, या फिर whom seller endorses, सेलर ने अगर इंडोर्स कर दिया है टू मिस्टर बी तो उसे पेमेंट कर दीजिएगा। सो whom seller endorses इन द नेगोशिएशन चेन, ये हमारा नेगोशिएशन चेन। नेगोशिएशन का क्या मतलब है? ट्रांसफरेबल। ए ने प्रोमिसरी नोट ट्रांसफर किया टू मिस्टर बी, बी ने किया टू सी ने किया टू डी, डी ने किया टू ई, एंड इट गो सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यही है नेगोशिएशन चेन। 3 मंथ फ्रॉम नाउ, इफ द टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट मेंशन, अगर ये नहीं लिखा हुआ रहता, दिस इंस्ट्रूमेंट बिकम पेबल ऑन 12 दिसंबर 2018। फिर इसमें स्टैंपिंग नीडेड है। अच्छा, अब ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स और टाइम इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? कुछ नहीं है कि ये जो 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ सिंस इट इज रिटन, तो ये आपका टाइम इंस्ट्रूमेंट बन गया। और अगर ये 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ना लिखा होता तो दिस प्रोमिसरी नोट वुड बिकम अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। सर फिर से बोल दीजिए, ये एक लैंग्वेज है ना 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, सिंस ये लिखा हुआ है, देयरफॉर दिस प्रोमिसरी नोट इज अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। इसका एक स्पेसिफिक टाइम तक वैलिडिटी है ना, 12/12/2018 से 3 महीने जोड़ दिए। अगर ये 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ ना लिखा हुआ रहता तो दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी पेबल ऑन डिमांड, मतलब मुझे अभी पैसे दो, 12 दिसंबर 2018 को पैसे चाहिए, तो ये बन गया डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, नाउ रीड कि अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। बायर लिखकर इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्या यहां पर कोई भी कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है?
बायर को पैसे देने ही हैं, सेलर ने कोई कंडीशन नहीं लगाया। So it is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker. बायर ने इसमें साइन किया है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कितने पैसे, 5 लाख, टू अ स्पेसिफिक पर्सन, वो स्पेसिफिक पर्सन सेलर है, और टू देयर ऑर्डर, या तो पैसे सेलर को दो या फिर सेलर जिसे ऑर्डर करे उसे पैसे दे देना, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहां पर बायर को हम मेकर कहते हैं और सेलर को हम कहते हैं पेई, क्योंकि सेलर को पेमेंट करना है ना, इसलिए से पेई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रोमिसरी नोट। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि एकदम कहीं कोई डाउट ना रहे आपके दिमाग में, ठीक है। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां तीन बातें हैं, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो पहले मैं कंसेप्चुअली आपको समझाऊंगा, एक बार ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, स्टोरी सेम है कि सेलर ने, एकदम शांति से सुनना, 5 लाख का माल बेचा टू द बायर, तो बायर को 5 लाख रुपए देने होंगे। अब प्रोमिसरी नोट कौन बना रहा था, बायर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, सेलर। नाउ सिंस ही ड्रॉज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसलिए इसे ड्रॉवर कहा जाता है, और बायर को हम कहते हैं ड्रॉई। रिकॉल करो, प्रोमिसरी नोट में बायर को हम मेकर कह रहे थे और सेलर को पेई। प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है, बायर, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बना रहा है, सेलर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर को हम ड्रॉवर कहते हैं और बायर को ड्रॉई, ठीक है। Now, promissory note should be dated. Bills of exchange should also be dated. Promissory note must be stamped. Bills of exchange must also be stamped. अब इसका लैंग्वेज देखो क्या है कि बायर शैल पे टू सेलर और ऑर्डर अ सम ऑफ 5 लाख। मतलब सेलर ने ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया है उसका लैंग्वेज पढ़िए कि बायर शैल पे टू मी, बायर जी आपको मुझे पैसे देने हैं या फिर जिसे मैं ऑर्डर करूं उसे पैसे ट्रांसफर कर देना, कितने, अ सम ऑफ 5 लाख, 3 मंथ आफ्टर डेट। अब ये 3 मंथ आफ्टर डेट 3 मंथ आफ्टर साइट भी हो सकता है। सर ये आफ्टर डेट आफ्टर साइट का क्या कंसेप्ट है मैं बताऊंगा बाद में, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि 3 मंथ आफ्टर डेट 3 मंथ आफ्टर साइट बोल के कुछ है, ठीक है। तो इसके लैंग्वेज पे अगर ध्यान दिया जाए तो थर्ड पर्सन यूज हो रहा है। देखो प्रोमिसरी नोट में क्या था, आई प्रॉमिस टू पे, यहां बोला जा रहा है कि बायर शैल पे टू द सेलर। तो here first person language was used, here third person language is getting used। फिर बायर शैल पे, बायर को पैसे देने ही होंगे, तो ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, जबकि प्रोमिसरी नोट वॉज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू पे था यहां पे, promissory note is made by the buyer or bills of exchange is made by the seller। अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर, ये तो हमें पता है। अब सेलर ने ये बीओई बनाकर, सेलर ये बीओई बनाकर किसे देगा,
बायर को। सेलर ने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर किया ऑन 12 दिसंबर 2018 और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के बायर के सामने प्रस्तुत किया गया ऑन 20 दिसंबर 2018 कि बायर जी आप इसे एक्सेप्ट कर लो। फिर से बोलता हूं, सेलर ने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बनाया? 12 दिसंबर 2018। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाकर बायर के सामने एक्सेप्ट किया गया, बायर के सामने रख रहा है कि बायर जी आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। वो डेट क्या है? 20 दिसंबर 2018। अच्छा, बायर की एक्सेप्टेंस की दरकार क्यों है? क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर बना रहा है। ऐसा कोई लफड़ा प्रॉमिसरी नोट में नहीं था, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट तो बायर ही बना रहा था ना। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्योंकि सेलर प्रिपेयर करता है, इसलिए यहां पे बायर की मंजूरी की दरकार है। प्लस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सेलर और बायर दोनों साइन करता है। प्रॉमिसरी नोट में केवल और केवल बायर साइन करेगा। देखो, सेलर ने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, इसमें उसकी सिग्नेचर होगी। फिर बायर के सामने प्रस्तुत किया गया कि भाई तो एक्सेप्ट कर ले, तो वो जब एक्सेप्ट करता है तो वो भी अपना साइन देगा। ओके, तो जितनी भी इंट्रिकेसी सी बातें थी ना, आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। बस केवल ये रह गया है कि 3 मंथ्स आफ्टर डेट और 3 मंथ्स आफ्टर साइट क्या हुआ। तो देखो, प्रॉमिसरी नोट इज मेड बाय द बायर, इट इज मेड बाय द सेलर। प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस का कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बायर का एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। यहां पे लैंग्वेज यूज इज फर्स्ट पर्सन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लैंग्वेज यूज किया जाता है थर्ड पर्सन का। प्रॉमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। यहां पे स्टैंपिंग इज नीडेड, यहां पे स्टैंपिंग इज नीडेड एंड पेई कैन बी द सेलर और एनी पर्सन इन द नेगोशिएशन चेन। सेलर बोल सकता है ना कि या तो पैसे आप मुझे दो या फिर मैं जिसे कहूं उसे ट्रांसफर कर देना। ये तो था ना नेगोशिएशन चेन। अब आइए ये आफ्टर डेट और आफ्टर साइट में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कौन सा डेट मेंशन्ड है? 12 दिसंबर 2018। अब अगर यहां पे ये लैंग्वेज लिखा हुआ है 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो ये 12 दिसंबर 2018 में हम 3 मंथ्स को ऐड कर देंगे। तो क्या निकल कर आया? 12 मार्च 2019। This will be my maturity date. So this is the date when the bill becomes due for payment. अब ये 3 मंथ आफ्टर डेट के जगह अगर आफ्टर साइट लिखा हुआ रहता, तब हम 20 दिसंबर 2018 में 3 मंथ्स को ऐड करेंगे, which becomes 20 March 2019. So this will be my maturity date. 3 months after site indicates कि बायर के सामने जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसकी नजर के सामने आया, बायर के सामने, वहां से 3 महीने बाद मैच्योरिटी डेट को माना जाएगा। या फिर अगर 3 मंथ आफ्टर डेट लिखा हुआ है तो उस समय हम ये 12 दिसंबर 2018 से 3 महीने जोड़ देंगे। तो मैच्योरिटी के डेट को कैलकुलेट करने का दो ही तरीका है, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मींस कि बायर के नजर के सामने जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रस्तुत हुआ, तो ये हो गया 20 दिसंबर 18 और आफ्टर डेट में 12 दिसंबर 2018। ठीक है, अब बस रीड करना है। क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग? क्या ये एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है? हाँ, सेलर बनाता है, लिखता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, यहां पे लैंग्वेज क्या है कि बायर जी आपको पैसे देने होंगे, ऑर्डर मार रहा है। साइंड बाय द ड्रॉवर, यहां केवल साइन ड्रॉवर नहीं करता बल्कि ड्रॉई भी करता है। तो यहां पर लिख लीजिए ड्रॉवर प्लस ड्रॉई। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, किस पर्सन को डायरेक्ट किया जा रहा है पेमेंट करने के लिए? बायर को। कितने पैसे? 5 लाख। टू अनदर सर्टेन पर्सन, वो अनदर सर्टेन पर्सन कौन है? सेलर।
या फिर ये जिसे ऑर्डर कर दे उसे पेमेंट करो। So a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the drawer directing a certain person to pay a specified sum of money to another certain person or to the bearer of the instrument. So drawer is the maker of bill of exchange, जो हमारा सेलर है, और एक्सेप्टर कौन हो गया? बायर, जिसे हम ड्रॉई भी बोल सकते हैं। तो चाहे मैं बायर कहूं, चाहे मैं ड्रॉई कहूं, चाहे मैं एक्सेप्टर कहूं, एक ही बात है। So he is the drawee of the bills of exchange who signs their accent on the bill. मैंने आपसे कहा था कि सेलर भी साइन करता है, बायर भी साइन करता है। आज जब सेलर ने अपनी ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाकर बायर को दिया कि आप इसे एक्सेप्ट करो, तो इसे ये अपना एक्सेप्टेंस कैसे देगा? साइन करके। वही लिखा हुआ है कि ड्रॉई ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हु साइन द एक्सेंट ऑन द बिल। नाउ पेई कैन बी सेलर और एनी अदर पर्सन इन द नेगोशिएशन चेन। पैसे किसको देने? या तो सेलर को दो, या फिर सेलर जिसे ऑर्डर करे उसको दो। तो पे इज द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom the money is directed to be paid either directly or through order. ओके। फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी साइंड बाय बोथ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। पार्टीज इन्वॉल्व है यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। सम पेबल इज डेफिनेट, मतलब सम आपको 5 लाख ही देने हैं। स्टैंपिंग दरकार है एंड इट मस्ट कंटेन अ क्लियर ऑर्डर। आप ऑर्डर दे रहे हो बायर को कि भैया पैसे दे देना। फिर डिफरेंस क्या है बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज? यहां पर कितने पार्टीज थे? मेकर एंड पेई। यहां पर है ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। इट इज साइन बाय द बायर, प्रोमिसरी नोट को साइन करता है बायर, यहां पर बायर और सेलर दोनों साइन करेंगे। ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। यहां पर कोई एक्सेप्टेंस का लफड़ा नहीं है, बट यहां पे क्योंकि सेलर प्रिपेयर कर रहा है इसलिए एक्सेप्टेंस का लफड़ा है। ओके। तो ये मैंने एक पिक्चर फॉर्म में बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट का जो एग्जांपल्स आपको दिया था ना, वो एक बार रख दिया है ताकि इफ इन केस कोई भी डाउट्स या क्वेरीज उत्पन्न हो तो आप रेफर कर पाओ। ये सेम एग्जांपल है जो पीछे हमने रेफर किया था। सो आज के लेक्चर में जितनी बातें बताने लायक थी, आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। अगला क्लास काफी टेक्निकल होने वाला है। ये जो चैप्टर है ना, ये उतना आसान है नहीं। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाए और रिकलेक्ट करने में भी कोई दिक्कत ना हो, उस अकॉर्डिंगली नोट्स को प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, तो बाकी चलिए फटाफट कुछ सवाल किए जाए। तो अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, इट मींस ओनली, इसमें केवल 3 ही चीजें हैं, प्रॉमिसरी नोट, चेक एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ए इज द राइट आंसर। फिर प्रॉमिसरी नोट को कौन साइन करता है? बिना ऑप्शन देके बताना होगा, बायर, जिसे हम मेकर भी बोल सकते हैं। तो सी है सही जवाब। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन कंडीशनल ऑर्डर की अनकंडीशनल ऑर्डर? ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, तो सी है सही आंसर। सो टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप इट ओवर हियर। आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, मौज मस्ती से एकदम पढ़ना, एग्जाम आपका निकलेगा ही निकलेगा। बाकी डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि वही हम लोग के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।